हाय गाइस, मैं रोहित मिश्रा फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं विद द 6th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आई होप जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़े हैं फ्रॉम लेक्चर 1 to 5 उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और न्यूमेरिकल सेक्शन सब चीज को अच्छे से अप्रोच करके अब आप 6th लेक्चर को अच्छे से पढ़ने के समझने के लिए तैयार हो चुके होंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से बिकॉज आज आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखोगे जिनको याद में रख के कभी भी जब भी कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां तक की आपकी रीच बनेगी। ठीक है, उसको याद में रखने से उससे आपकी क्या रहेगी, उससे रीच आपकी बराबर बनी रहेगी। तो आज हमें कॉन्सेप्ट्स के बीच में छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के कैसे वो बातें हमको ईज प्रोवाइड करेंगे उन पे ध्यान देना। सो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, तो जब हमने उस लास्ट लेक्चर को एंड किया था तो हमने वहां पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था, कैसे वो कितने स्टेप्स में चलेगी, तो कैसे मैं उसका रेट निकाल पाऊंगा, कैसे मैं उसका ऑर्डर बताऊंगा। तो हमने क्या सीखा था, हमने लास्ट लेक्चर में जाते जाते ये सीखा था कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नजर से बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे निकल में आता है कि नहीं आता। और वो जो स्लोएस्ट स्टेप है, इसी स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं कि नहीं बोलते। यही कॉन्सेप्ट समझा था। और इसी के बेसिस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे देंगे और उसका रेट कैसे लिखेंगे इसके बारे में कमेंट किया था कि नहीं किया था। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसके अंदर हमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट की रीच से सॉल्व किया जाएगा उस पर हमारा ध्यान रहेगा। तो हम सीधा ही मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको वापस से याद दिला ही चुका हूं। तो हम वापस से किस पे चलते हैं, न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं जो हमें जहां से लेक्चर को स्टार्ट करना था। तो आज का अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल, तो मैंने मान लिया क्वेश्चन मिल लिया कि 2a + 3b गिव्स a2b3। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ में आई आपको, ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैं बात करूं तो अगर इसका मैं मैकेनिज्म देखूं तो इसका मैकेनिज्म क्या है मेरा कि a + b ने रिएक्ट किया, a भी दिया, दिस इज माई स्टेप 1। फिर a b ने b के साथ रिएक्ट किया, a b 2 दिया, दिस इज माई स्टेप 2। एंड देन दिस ab2 reacted with A and B both to give A2B3। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो इन तीनों रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनसे अगर आप क्यूमुलेटिव रिएक्शन निकालेंगे इनको सॉल्व करके तो आपको ये फाइनल रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज बीन गवर्न्ड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स। समझ में आया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मुझसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो उसको उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ साथ उस मैकेनिज्म में एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज स्लो और कौन सी फास्ट है। तो मुझे यहां पे बताया गया है कि ये वाली जो स्टेप है दिस इज स्लो एंड दिस स्टेप इज फास्ट एंड दिस स्टेप इज फास्ट, ऐसा मुझे बताया गया है। ठीक है, तो मुझसे बोला गया है कि आप इसका ऑर्डर बताइए। तो मैंने बोला यार मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट ये है कि ऑर्डर तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी वाली होती है, स्लोएस्ट स्टेप होती है। तो मैंने कहा यहां पे जो मेरे को ऑर्डर निकालने के लिए जिस स्टेप को पिक करना है वो स्टेप कौन सी है, ये वाली है कि नहीं। और अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं रेट लिखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रेट के ए और बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं ऑर्डर बताऊंगा तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑर्डर मैं किसका लूंगा, इसका लूंगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने डायरेक्ट ऑर्डर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्विवेलेंट में क्यों रख दिया, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो इसी वजह से क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
तो ये स्लोएस्ट स्टेप भी एक इंडिविजुअल स्टेप है। तो ये अपने आप में कैसी होती है, एलिमेंट्री स्टेप होती है कि नहीं होती। एंड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री स्टेप के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट्री स्टेप के अंदर उसका जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता। आगे ही बात समझ में। तो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी देखूं तो यहां से मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं। बट अब आप एक चीज का यहां पे ध्यान रखें कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर जिस स्लोएस्ट स्टेप से आप निकाल के दे रहे हैं तो कभी भी उस ऑर्डर या उस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोले। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कांट बी डिफाइंड, इसके लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल स्टेप या हर एक एलिमेंट्री स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी निकाल के दिखा सकते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं। चलो अब यहां से ये तो एक बहुत सीधी सीधी बात होगी। आपने कहा कि सर ये तो अब क्या है, इसमें तो कुछ आ नहीं, बस ये दो तो बात याद रखनी है, इन दो बात को याद रख लूंगा तो अपना काम हो गया। बट अब यहां पे किस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हर बार कभी भी जब इस पे क्वेश्चन आपके पास आए, उस कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सही तरीके से आगे अप्रोच बनवाएगा, वो ये। अगर आप यहां पर इसको देखोगे, ए बी को, आप AB2 को देखोगे, तो अगर आप इस फाइनल रिएक्शन को देखोगे तो इस फाइनल रिएक्शन के अंदर AB और AB2 की कहीं पे भी झलक है क्या, नहीं है। तो अगर मेरी मेन रिएक्शन के अंदर इन लोगों की झलक नहीं है और ये लोग मेरी हर इंडिविजुअल स्टेप्स के अंदर या मल्टीपल इंडिविजुअल स्टेप के अंदर दिखाई दे रहे और मेन रिएक्शन में ये दिखाई नहीं दे रहे, तो सच ये जो AB और AB2 जो दिख रहे हैं यहां पे, इनको मैं क्या बोलता हूं, इंटरमीडिएट्स बोलता हूं। इनको मैं क्या बोलता हूं, इंटरमीडिएट बोलता हूं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब भी रेट लॉ लिख रहे हैं, अब ये रेट लॉ कभी भी आप लिखेंगे तो इस रेट लॉ के अंदर नेवर एवर राइट इंटरमीडिएट। इस रेट लॉ को लिखते हुए कभी भी रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट को लिखा जाएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं इस स्लोएस्ट स्टेप को देखूं तो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जो भी मेरे पास लोग हैं, हाँ, तो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर मेरे पास रिएक्टेंट में कोई इंटरमीडिएट है क्या, कोई है ही नहीं मेरे पास इंटरमीडिएट। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया और इस पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। बट जो मैं कल क्लिच की बात कर रहा था, ट्विस्ट की बात कर रहा था, वो ट्विस्ट यही है कि कई बार आपको जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, उसके अंदर रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट होंगे। तो उस कंडीशन में कैसे आप ऑर्डर, रेट लो, ये सब निकालोगे, लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उसको मुझे सीखना है। और वो मेरा कॉन्सेप्ट है जो कहीं पे भी आपको अगर भूल गए तो क्वेश्चन गलत करा देगा। समझ में आया। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि रेट लॉ के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट्स को लिखना नहीं है। समझ में आया। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, पिक करते हैं जिसके अंदर मेरा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर ही मेरी क्या है, इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट है। तो उस केस में कैसे मैं ऑर्डर निकालूंगा उस पर ध्यान देंगे। फटाफट से लिख लें। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। तो मान लो कि अब जो मेरे को आपको ट्विस्ट वाला क्वेश्चन समझा रहा हूं उसी को मैं समझाता हूं। यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं, चलो चेंज नहीं करता मैं आप लोगों के लिए। और मैंने वापस से तीनों स्टेप इसलिए मिटा रही क्योंकि आप लोग भी अलग से लिख रहे हैं, तो ये ना बोले कि सर बोर्ड है आप बड़ा फायदा उठा रहे हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस से तीनों स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। बराबर मेहनत कर रहा हूं मैं भी तुम लोगों की तरफ, ठीक है। तो तुमसे भी वही बराबर मेहनत मांगूंगा। तो यहां पे ये मेरे पास क्या थी, इसकी 3 मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो
तो दीज आर दोज मल्टीपल स्टेप्स जिसके अंदर मुझे फाइनल रिएक्शन A2A+3B A2B3 अचीव हो रही है। अब मैंने ये बात बोली कि मेरी जो स्टेप 2 है ये मेरी स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक। अब आपने जैसे देखा कि क्या बताना है, सिर्फ ऑर्डर, तो आपने बोला अरे यार ये तो क्या है, तो बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आरडीएस, और आरडीएस कौन? स्लोएस्ट है। फटाफट से बस मॉलिक्युलरिटी देखो और चेप दो या आंसर को टिक कर दो। यही करना है कि नहीं करना? ठीक है करो। तो पर जैसे ही मैंने इस केस में रेट लॉ लिखा तो मैंने बोला जैसे इसका K1 K2 K3, मैंने जैसे लिखा K2 AB और B, तो यहां से ऑर्डर क्या आ गया? 2। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे रेट लॉ लिखा मेरे दिमाग में चीज खटक गई, अरे यार ये रेट लॉ में कौन सा बंदा आ गया? AB। और मैंने देखा है ये AB क्या है? इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट का रेट लॉ में आना तो अलाउ है ही नहीं। अब तो मतलब कुछ भी करके मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाए बताओ? कैसे किया जाए, क्या किया जाए? तो अब आप एक ऐसी रिएक्शन देखें, एक ऐसी रिएक्शन देखें जहां से आप इस इंटरमीडिएट के की वैल्यू निकाल सके, या इसको जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन रिएक्टेंट्स हैं, उनके टर्म्स में इसको सिग्निफाई या इसको स्पेक्टेट करा सके, इसको दिखा सके, उसके टर्म्स में आप वो एक रिएक्शन चूज करनी है और वहीं से इसका आगे सॉल्व होने का रास्ता निकलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। तो जनरली जब भी आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेगा कि वो एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन आपको दिखाई देगी। चलो मान लो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, मैंने मान लो इसको इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें ये जो AB है ये डायरेक्टली मेन रिएक्टेंट से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, ये डायरेक्टली मेन रिएक्टेंट से कर रहा, तो यही आपकी वो इस यहां से बचने का या इसको इम्प्रोवाइज करके जो लिखने का तरीका ढूंढ रहे हम, ये वो रिएक्शन इसमें हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो बस करते। पर और मैंने बोला चलो रिवर्सिबल आ रही है, तो ये क्या हो गया? K4। तो अब आपको किस तरीके से इंप्रोवाइजेशन करना है, आप क्या करिए, ये वाली जो जैसी ये रिएक्शन पहचान मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या? Kc, दैट विल बी व्हाट? K1/K4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B। अब आपको ये बात समझ आई गई होगी कि अगर मेरे को यहाँ पे AB को इंप्रोवाइज करना है, दैट मीन्स व्हाट आई वांट, कि इस AB की जगह मैं वो वैल्यूज डाल सकूं जो मेरे मेन कंपोनेंट्स को स्पेक्टेट करा सके। तो उसी को कराने के लिए मैं इस तरीके से एक वर्किंग को चला रहा हूं कि नहीं चला रहा। तो यहां से अगर मैं AB की कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो दिस AB विल बी व्हाट? K1/K4 इंटू A इंटू B हो गया कि नहीं? और अगर मैं जैसे इसको यहां पे रिप्लेस करूं तो माय रेट विल बी व्हाट? रेट विल बी K2 तो ही K1/K4 A। अब देखो अब यहाँ पे 2 B है, एक भी यहां से आ रहा है, एक भी पहले है, सो B की 2 लिख सकता हूं। और ये तो वैसे ही पूरा एक कांस्टेंट है, तो यहां पे अब अगर आप बोलोगे तो ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर 3 आ गया कि नहीं आ गया? और कोई आपसे बोले कि बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट विल बी K इक्वल्स टू K1 K2 बाय K4। ये होगा कि नहीं होगा? तो किस तरीके से अगर आपके पास किसी इंटरमीडिएट से स्लो स्टेप लिंक को रखी हो और वहां से कैसे आंसर को अप्रोच करना है, वो कैसे आप पूरा फाइंड आउट करोगे? आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। फटाफट से इसको लिखो। फिर एक छोटा सा इसके रिलेटेड आपको नोट भी मेरे को समझाना है, वो भी फटाफट से समझा के फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो फटाफट से आप इसको कंप्लीट करो लिख के। चलिए लिख लिया होगा आपने, वेरी गुड।
अब जो मेरे को नोट बताना है मैं वो नोट पहले समझाता हूँ। देखो मतलब वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बने नहीं, बट फिर भी अगर बन जाए या कहीं पे आपको कभी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू या इस स्टेप के थ्रू कोई रिलेशन बिठाना हो, तो आपका दिमाग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सके कि नहीं यार इससे रास्ता निकाला जा सकता है। तो उस चीज उस नजरिए को समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे मान लो नोट डाल के ही इसको लिखना कि कभी आपके पास मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये चूज करना हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द स्लोएस्ट स्टेप और कौन सी फास्ट स्टेप होगी। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो मान लो आपके पास जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पे एनर्जी दे रखी हो और यहां पे आपको क्या दे रखी हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट दे रखी हो, ऐसा कुछ आपको दे रखा हो। तो आप कैसे करोगे? तो मान लो कि मैंने बोला ये रिएक्टेंट है, ये कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट है। अब आप देखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ये मेरी मेन रिएक्शन है। जो मेरी मेन रिएक्शन है जो मुझे फाइनली अचीव करना है वो यहां से मेरे को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चाहिए। बट यही जो मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये कितने ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन लेके ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंच रही है। देखो पहली एनर्जी राइज हुई, ये ट्रांजिशन 1 बोल दूं, फिर एनर्जी डिक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे स्टेबल आएगा, इसको मैंने बोल दिया ए। देन अगेन एनर्जी राइज हुई, यहाँ पे ट्रांजिशन 2, फिर क्योंकि फिर एनर्जी डिक्रीज हुई है, दिस इज बी एंड दिस द फाइनल ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन। और इसके बाद प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं मिला। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिएक्शन कैसे अचीव हुई है, ये ऐसे अचीव हुई है कि पहले मैं रिएक्टेंट से यहां गया, फिर मैं ए से बी गया, फिर मैं बी से प्रोडक्ट गया कि नहीं। और जैसे ही इन तीनों स्टेप्स को मैं क्यूमुलेटिव नजर से देखूंगा तो वैसे ही क्यूमुलेटिव नजर से देखूंगा वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ आपको दिखाई देने पड़ जाएगा, इस मेन रिएक्शन की झलक दिखाई देगी कि नहीं देगी। अब बात आती है कि ठीक है ये तो चलो ठीक है ट्रांजिशन है, ये ए और बी क्या हो गए, ए बी ये इंटरमीडिएट्स हो गए, ये सारी चीज आपको क्या आ गई समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी। बट अब जो मेन बात आ रही है वो बात क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि मैं ये कैसे पहचानूंगा कि दिस इज एन, ये यहाँ पे कौन सी स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगी, सॉरी थोड़ा सा उधर हो गया कि कौन सी स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है फास्ट स्टेप है, ये मेरा पॉइंट था। तो ये कैसे मैं पहचानूंगा है बात। अब एक चीज देखें यहां, वैसे तो ये आ गया पढ़ोगे पर मैं अभी थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि भाई आर से ए में जो ट्रांजिशन करवा रहा है तो उसको करने के लिए ये जो एनर्जी है इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब तब्दील होना है तो मेरा रिएक्टेंट ए में कब गिरने लगा है, इस पॉइंट के बाद गिरने लगा। देखो इस टॉपिक को ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आगे टर्म अरेनियस कॉन्सेप्ट आएगा, अरेनियस नॉलेज आएगी, उसके अंदर आपको मैं अच्छे से डीप टेक्निकल टर्म्स के समझाऊंगा। अभी जस्ट जनरली इमेजिनेशन से समझो कि रिएक्टेंट से ए कब जाएगा, इसके बाद ही, तो ये कुछ एनर्जी होगी। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और जिस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन चालू कर देता है वो कौन सा पॉइंट हो गया ये, और यहां तक के लिए जाने तक की जो एनर्जी है उसको मैं बोलता हूं एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे इस ए को बी में तब्दील होने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ये, और बी को बी में करने के लिए कितनी लगेगी ये। तो अगर आप तीनों स्टेप में देखोगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तीनों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसमें लग रही है, इसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसमें लग रही है, फर्स्ट स्टेप में लग रही है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम जो रिएक्टेंट से एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लेगा वो कौन लेगा, यही लेगा। तो जो अगर सबसे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है तो यही क्या हो जाएगी, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगी कि नहीं। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम हो वो स्टेप आपकी स्लोएस्ट स्टेप होती है। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। तो किस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफिकल प्लॉट दे रखा हो तो उस ग्राफिकल प्लॉट से मैं उसकी डिफरेंट स्टेप्स में जो स्लोएस्ट स्टेप को पहचान सकूंगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फटाफट इस ग्राफ को भी नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो अच्छे से एक एक बात समझना, मैं न्यूमेरिकल साथ में इसीलिए कराते चलो, फटाफट इसको नोट डाउन करो। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अब है सूडो
फर्स्ट, मैं सिंपल इसको ऐसे बोलूं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट में नहीं लगाते, हम सीधा ये बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम लास्ट लेक्चर की जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था उसको वापस से देख लेते हैं। वो क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर है वो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है कि नहीं होता। यही पढ़ा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होती है। तो अब इसी तर्ज पे या इसी तर्ज पे हम हमारे प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। कैसे, मानो कि एग्जांपल लेता हूं मैं, तो वो एग्जांपल जो है वो एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्ट। ये मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये इसकी रिएक्शन कैसी दिखेगी, वो कुछ इस तरीके से CH3COO C2H5 प्लस H2O gives CH3COOH प्लस C2H5OH, कुछ ऐसी सी दिखेगी। तो हमारी जो रेट आती है वो हम सबको मालूम है कि जो हम रेट निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटली होती है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर मैं इसकी रेट निकालूंगा तो वो क्या थी, K CH3COO C2H5H2, यही इसकी रेट है कि नहीं है। अब अगर यहाँ पे वाटर को देखोगे तो ये जो वाटर है ये किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। और सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी तो भरमार होती है, तो मैं क्या बोलूं, जो सॉल्वेंट है किसमें है, बहुत ही एक्सेस में। मतलब कुछ ऐसे कि अगर इसके 1 मोल है तो इसके मेरे पास कितने हो गए, 1000 मोल। और कुछ टाइम बाद जब ये 0 मोल हो जाए तो इसके कितने बचेंगे, 999 मोल बचेंगे कि नहीं। मतलब काम शुरू होके खत्म भी हो गया, उसके बावजूद भी वाटर की कंसेंट्रेशन लगभग क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सॉल्वेंट की एक्सेस होने का मतलब क्या है कि ये जो वाटर की कंसेंट्रेशन है आई कैन कंसीडर एज कांस्टेंट। अब वाटर भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो ये जो के कांस्टेंट और वाटर वाला जो कांस्टेंट है इनको मैं मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट के डैश बोल सकता हूं, और CH3COO C2H5 इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। तो पहले मेरा ऑर्डर जो था वो क्या था, 2, बट बिकॉज ऑफ वाटर बीइंग इन कांस्टेंट ये ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी अभी भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी अभी भी कितनी है, 2 ही है। बट ऑर्डर अब आप क्या बताओगे इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो मैं इसको बाय मॉलिक्यूलर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। हाँ, और सच टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती किसी और ऑर्डर की है बट किसी ऑल्टर्ड कंडीशन की वजह से, अगर बिहेव करने लग जाए फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो इनको मैं क्या बोलता हूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनको मैं क्या बोलता हूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता हूं। तो आप इसकी जनरल सूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, सच रिएक्शन which behave as first order reaction due to altered condition is known as pseudo order reaction। आया समझ में कि नहीं। तो ये जो एक एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एक परमानेंट एग्जांपल है। मतलब अगर कभी भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसका एग्जांपल यही होएगा और कुछ भी नहीं होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, कोई डाउट। हाँ चलो, तो आप इसको फटाफट से लिखो। एक और इसका परमानेंट एग्जांपल है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको और उसके थ्रू वापस से इस कंसेप्ट को वापस से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसके दूसरे एग्जांपल के साथ आपसे डिस्कस करने चालू करेंगे। चलिए, तो दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है, यू हैव मस्ट, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की रिएक्शंस पढ़ी होगी, जिसके अंदर डेक्सट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, तो डेक्सट्रो का मैग्नीट्यूड लीवो से ज्यादा होता है, तो एक दूसरे की क्या होती है, रेप्लिका होती है। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की अगर रिएक्शन देखें तो C12
H22O11 प्लस वाटर, तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूट जाती है कि नहीं। तो ये क्या होता है आपका डेक्स्ट्रो, ये लीवो, ये लीवो, ये डेक्स्ट्रो, और इस केस में डेक्स्ट्रो का मैग्नीट्यूड लीवो से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ऑर्गेनिक सी बात है। बट अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पर देखूं तो एक्सपेरिमेंटली जो इसका मैं रेट लिखूंगा, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटली इसका जो रेट आया वो आया C12H22O11 वाटर, ये आ गया। और जैसे एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लिखा, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने कहा ठीक है। बट जैसे मेरी नजर वाटर पे गई तो मेरे को दिखा भैया ये तो क्या है, सॉल्वेंट, ये किस में होगा, एक्सिस में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब ये अगेन मेरे को उस बात को याद करने पे जोर दे रही है जो अभी हमने पढ़ी कि आपकी जो रिएक्शंस है वो किसी और ऑर्डर की है, बट ड्यू टू ऑल्टर्ड कंडीशन, क्योंकि अगर इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये दोनों कांस्टेंट को जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो मेरी रेट लॉग कुछ इस तरीके से C12H22O11 में बदल के खुद को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेगी। तो ऑल्टर्ड कंडीशन की वजह से अगर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई तो अगेन ये मेरी क्या हो गई है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गई कि नहीं होगी। इसकी मॉलिक्युलरिटी अभी भी 2 रहेगी, अभी भी दिस रिएक्शन इज अ बायोमॉलिक्यूलर, बट फिर भी मैं इसको क्या बोलूंगा, C12H22 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। समझ में आया, किसी तरीके से कोई डाउट बोलो, पक्की बात नहीं है, श्योर, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ऊपर वाले में डाल देते, यही जो कॉन्सेप्ट इन्वर्जन ऑफ केन्स हो गया, मालूम ही आपको इसको, ठीक। तो अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, मान लो मैंने लिया 2A प्लस B गिव्स C, और मैं बोल रहा हूं कि भैया ये एलिमेंट्री है। मैंने पहले ही बोला था कि जब तक मैं ये लिख ना दूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक आपको एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं लाना। और इनको मैं क्यों डायरेक्टली एलिमेंट्री मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखो इनके यहाँ पे जो रिएक्टेंट के एक्सपोनेंट्स हैं वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है, और ये कब होता है, एक एलिमेंट्री के केस में होता है। तो बताओ या ना बताओ, ये इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली देने की वजह से मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये कैसी है, एलिमेंट्री है कि नहीं। बट इसके केस में ऐसा कुछ मेरे को गिवन नहीं है, बट मुझे ये बोल दिया गया ये एलिमेंट्री है। तो अब इसका अगर मेरे को एक्सपेरिमेंटली रेट गिवन भी होता तो वो भी किस तरीके से होता, रेट के पावर 2 और बी। अब मुझे इस एलिमेंट्री रिएक्शन में एक चीज और गिवन है कि बी किस में है, एक्सिस में। अब अगर बी एक्सिस में है तो एक्सिस में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बी का कंसेंट्रेशन। और रेट यहां पे जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर होना क्या चाहिए था, 3 होना चाहिए था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकता हूं कि नहीं। आ रहा है समझ में कैसे सूडो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानना है, कैसे उसको लिखना है, कोई डाउट बोलो। चलो तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसी को और आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा तो कुछ नोट डाल के मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं जो ऑलवेज आपको कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में याद रखना है। ऑलवेज जहां जहां भी उस कॉन्सेप्ट को आपको दिखे कि यूज हो रहा है तो उसको अप्लाई करके अपने आंसर्स पे रीच अप्रोच, एक सॉलिड अप्रोच बनानी। तो एक नोट डाल के आप लिख लें, भाई अभी हमने पढ़ा कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्री के केस में, ठीक है, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, इन ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन। बट क्या यही चीज सूडो ऑर्डर के लिए बोल सकता हूं, नहीं। तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है हर एलिमेंट्री रिएक्शन की, एक्सेप्ट व्हाट, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। किसकी एक्सेप्ट, सिर्फ सूडो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सेप्ट आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी, ऑर्डर के इक्वल होगी, बस सूडो ऑर्डर में ऐसा
नहीं होगा। तो सूडो ऑर्डर के अंदर जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो मोस्टली ऑर्डर +1 के इक्वल होती है। ऊपर वाले में देख लो, सेकेंड ऑर्डर आ रहा है सूडो, मॉलिक्युलरिटी क्या है 2 + 1 3, तो 3 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? हाँ, तो फटाफट से इसको लिखो। चलो अब एक और नोट डाल के मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कई बार हम सिर्फ मॉलिक्युलरिटी के एक बेसिक से कंसेप्ट को ध्यान में रखते ही क्वेश्चंस में अप्रोच बनाना चालू करते थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मिस्टेक अपने आप को खुद ही क्रिएट करने का मौका दे रहे होते। क्यों? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता। हम जनरली बस मॉलिक्युलरिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स स्पीशीज, इस बात को जहन में बिठा लिया और लगा क्योंकि अब जब मेरे को मॉलिक्युलरिटी एक्चुअल में क्या है वो पता है, तो इससे रिलेट कुछ भी पूछे मैं आंसर कर सकता हूँ, और ऐसे होना भी चाहिए। बट इस पॉइंट तक मॉलिक्युलरिटी का क्या मुझे सारा कॉन्सेप्ट पता है? नहीं। एक बात और है जो इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है जब मॉलिक्युलरिटी के किसी भी क्वेश्चन में आंसर करते हो। तो नोट डाल के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो हमेशा <3 होती है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है कि अभी ये है, इसको मुझे तोड़ना है, तो भाई मेरे मुक्के को, इस बोर्ड को एक ऐसी इफेक्टिव ताकत, एनर्जी के साथ कोलाइड करना पड़ेगा, ये ब्रेक हो जाए। समझ में आ रही है? तो अगर मेरे यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो साइमल्टेनियसली और इफेक्टिव अगर उनको कोलिजन करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो साइमल्टेनियसली और इफेक्टिव कोलिजन है, ये हायर मॉलिक्युलरिटी के अंदर प्रिसीजन के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ अकर हो, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हाई मॉलिक्युलर रिएक्शंस के अंदर प्रिसीजन के साथ आपका इफेक्टिव कोलिजन, साइमल्टेनियस कोलिजन देखने को मिले। तो मैक्सिमम से 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही एक अच्छे प्रिसीजन के साथ आपके एक इफेक्टिव कोलिजन देने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होती। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन ये लिख देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous and effective collision of three molecules is very low. Hence, मतलब 3 की भी क्या होती है, बहुत कम होती है। Hence, higher molecularity reactions is molecularity reaction above 3 मैं ले लेता हूं, is rare to ऑब्जर्व। वो बहुत ही क्या होती है, रेयर होती है ऑब्जर्व करने में। सो मान लो कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई N2 + 3H2 gives twice NH3, और कोई आपसे पूछे बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो आप इसका आंसर 4 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होगी नहीं, तो आप इसके आंसर में चूज करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या होगी, 3 ही होगी। और एक चीज और अब आपको समझ में आ गई कि अगर कभी भी आपकी मॉलिक्युलरिटी 3 से बढ़ी जा रही है तो ऑटोमेटिकली आप ये भी दिमाग में सोच लेना कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकती। वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि एक ए बी, ये सी, ये डी, अब इन सबको क्या करना है, आपको इफेक्टिवली करना है। अब सी चाहता है ए यहां पे भिड़े, डी यहां पे, बी यहां पे, डी चाहता है नहीं ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है। तो मतलब सबकी ख्वाहिशें हर टाइप पे विद प्रिसीजन पूरी करना इन चारों रिएक्टेंट के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो इफेक्टिव कोलिजन होगा नहीं तो कैसे आपका एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा? समझ में आ रहा है? सो दैट इज द मेन थिंग। तो इसी वजह से मॉलिक्युलरिटी नेवर एक्सीड्स फ्रॉम 3। गॉट इट और नॉट? और कभी भी 3 से बढ़ जाए तो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स
रिएक्शन। तो फटाफट से दोनों नोट लिखो। और फिर इसके बाद एक जो हमारे एनसीईआरटी के लिए मच नीडेड है कि एक हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसको देख के आज का लेक्चर हम रोकेंगे और फिर हम इसके आगे कल नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक से एलोबरेट करेंगे। फटाफट से इसको नोट डाउन करें। चलिए लिख लिया होगा। चलो तो अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या है आपका, एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू है कि नहीं, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपकी, थियोरिटिकल डिटरमाइन वैल्यू है कि नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है हमें नहीं मालूम होता, रेट का एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है और उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें पता चलता है कि अच्छा ऑर्डर 1 होगा 2 होगा। बट मॉलिक्यूलरिटी वो तो हम डायरेक्टली किससे देख के बता सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज को कैलकुलेट करके बताई जा सकती है। तो दिस इज द थियोरेटिकल डाटा एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स बोथ के लिए डिफाइन कर सकता हूं, डिफाइन फॉर बोथ कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री। इधर क्या होगा, सिर्फ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री, नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स, ये होगा कि नहीं। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं तो ऑर्डर जो आपका है, ऑर्डर की जो वैल्यू है इट कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ए बाई बी, सब फॉर्मेट पे हो सकती है कि नहीं। बट मॉलिक्यूलरिटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स में ही इसका आंसर होगा। मतलब अगर आपको a प्लस बी बाई 2 गिव सी कोई बोले तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 प्लस 1 बाई 2 होगी, मतलब 3 बाई 2 होगी, नहीं। पर ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ए है फिर आता ही बीच से लड़ाई लड़ना है, कैसे भाई? रिएक्टेंट आएगा तो पूरा आएगा, ठीक है, वो रिएक्ट करने के बाद उसका लेफ्ट कितना रह गया, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट लड़ेगा तो पूरा ही। समझ में आ रही है? इट विल गैदर इटसेल्फ फुली अकम्प्लिश होके आएगा, ए के साथ बी लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1/4 आया 3/4 है, नहीं नहीं नहीं। तो अगर मेरे को अगर मॉलिक्यूलरिटी देनी है तो मैं इस रिएक्शन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a प्लस बी सी। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसको मैं एज ए आंसर की तरह टिक करूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बेसिक एक एक चीज मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं, कोई डाउट? श्योर, वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो हम देखें वो ये है कि जो ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 ही रहता है। आया समझ में कि नहीं? तो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो ट्विस्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि रेट लॉ के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट्स नहीं आएंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर किस तरीके से ग्राफ से आप पता लगाओगे वो मैंने आपको बताया। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कैसे होंगी, किस तरीके से एलिमेंट्री की कॉन्सेप्ट से ही मैंने सूडो को आपको समझाया, एलिमेंट्री को भी उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मतलब कल का तो पूरा का पूरा लेक्चर आपका इसमें रिवाइज हो ही गया और आज आपने बहुत सी नई बातें भी जानी, ठीक। तो आज के लेक्चर्स को बहुत आराम से पढ़ना, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप अच्छे से करना, सारी चीजें, ठीक है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट 7th लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे फोकस, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर बैठे बैठे आपको मैं पढ़ाई देता जा रहा हूं तो उसको अच्छे से इसी तरीके से आप पढ़ते जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एफर्ट्स। मतलब मैं पहले से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप
इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद 100% अपने एफर्ट्स डबल करोगे। और जो एक मेरी हमेशा बात रही कि हर लेक्चर को कितना टाइम देना, एक के बाद सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ।